जो आईपी गुप्ता की रैली थी 2 दिन बाद, 11 के बाद 13 तारीख को, वो कैसी रैली थी? उस रैली में क्या हुआ? कई आंख के अंधे जिन लोगों ने टीन का चश्मा लगा रखा था, उनको वो रैली भी फ्लॉप नजर आई। प्रशांत किशोर की हिट रैली को आईपी गुप्ता के फ्लॉप रैली बताने वाले लोग पता नहीं किस चश्मे से देखना चाह रहे थे, ये मुझे नहीं पता है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गांधी मैदान में तो गजब का भीड़ है, कि नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि यही मौका है बिहार में सत्ता स्थापित करने का और अपनी ताकत दिखाने का। चिराग पासवान को साथ रखना अब इनकी मजबूरी है। पहले नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार को साथ रखना है, अब एनडीए गठबंधन की सबसे ज्यादा अगर जरूरत और मजबूरी दोनों हो गए हैं तो चिराग पासवान हो गए हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार भी राजनीति को बदलते रहे हैं। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लालू प्रसाद को और कांग्रेस को साथ लिया, तो वहीं 2019 में फिर से वो 17 में ही बाहर हो गए थे और लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने फिर से अपना पासा बदला और अपना तरीका जो है वो चुनाव का बदल दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और भीतर की बात में जो पिछले 35 सालों से आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो लड़ाई है वो 2 धुरी पर अटकी हुई है। हालांकि इस लड़ाई को एक नया रूप दिया गया था 2005 में, हालांकि 2000 में ही इसका रूप दे दिया गया था, जिसकी चर्चा हमने पहले भी आपसे की है। 2000 के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपने आप को पूरी तरह से झोंक चुके थे। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि 14% वाले जो यादव समाज हैं, जिस पर लालू प्रसाद ने पूरी तरह से अपना एक तरह से समझिए तो दायरा बना लिया है और उस वोट बैंक को अपने तरफ कर लिया। उसके साथ साथ और भी कई वोट बैंक थे जिसको अपने पास रख करके MY समीकरण बनाने के बाद लालू प्रसाद काफी ताकतवर हो गए थे। और यही कारण था कि 1990 से लेकर के 2005 तक नीतीश कुमार इंतजार ही करते रह गए और लालू प्रसाद 15 सालों तक शासन करते रहे। कभी अपने तो कभी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने बिहार की गद्दी पर बिठाया और ये लालू प्रसाद के उस वोट बैंक का कमाल था। लेकिन उसके बाद 2005 आया और 2005 में जब अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो उनके साथ लौकुश समाज जुड़ा। हालांकि हमने आपको पहले बताया है कि 90 के दशक के बाद ये जो राजनीति एक नई दिशा में घूमी। 1994-95 में नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता खोजना शुरू किया और वहां से उनको रास्ता मिला जब लौकुश सम्मेलन हुआ। खास करके इस सम्मेलन ने जिस तरह से नीतीश कुमार को नेता के रूप में स्थापित कर दिया और लौकुश समाज के लोगों ने बेटी रोटी का रिश्ता बनाते हुए नीतीश कुमार को अपना नेता मान करके उनके साथ मजबूती के साथ आंख मूंद करके खड़ा हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार पीछे मुड़ करके नहीं देखे। लेकिन आप जानते हैं कि हर निर्माण का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। उसी सीमा तक वो निर्माण जो है टिका रहता है, उसके बाद उसे डिमोलिश करके, ध्वस्त करके और फिर से नया सृजन किया जाता है। सृष्टि का भी नियम है और राजनीति में भी इसी आंकड़े को बैठाया जाता है। खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहा जाता है कि सत्ता परिवर्तन की चीज है और इसे बदलते रहना चाहिए। लेकिन 35 सालों में इन दोनों भाइयों को बदलते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि नीतीश कुमार भले ही लालू प्रसाद अपने और अपनी पत्नी को बिठाए, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2010 तक 5 सालों तक खूब बेहतरीन ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 2010 के बाद जब चुनाव में नीतीश कुमार 115 सीट लेकर के आए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जो 7-8 सीटें घट रही है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि 243 सीट बिहार में है और 122 में बहुमत का आंकड़ा है। नीतीश कुमार को 7 सीटें घट रही थी और वो 7 सीट वो कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तो ऐसे में उनको जरूरत कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करे नीतीश कुमार को, ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जब भी बिहार में आती थी तो नीतीश कुमार के इशारे पर ही उसको नाचना पड़ता था। और यही कारण था कि उसे जब देश का चुनाव होता था, आम चुनाव होता था, तो उस आम चुनाव में भी अपने आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को, उसके जो घोषणा पत्र होते थे उसे भी सीमित रखना पड़ता था नीतीश कुमार के डर से। क्योंकि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी के रूप में जाना जाता था। बार बार ये कहा जाता था कि हिंदू मुसलमान करके वो सत्ता में बने रहना चाहती है या सत्ता में पहुंचना चाहती है।
नीतीश कुमार के रहते ही संभव नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार 2013 में जब अलग हुए तो यहां से एक लड़ाई जो यादव वर्सेस लव कुश चल रहा था, उस लड़ाई में एक छोटा सा ट्विस्ट आया। 2014 में बिहार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों मात्र 5 सीट पर आकर के टिक गए और बाकी की सीटें, आपको याद होगा कि 32 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन गई थी, जिसमें और कई जातियों के लोग शामिल थे। यह भी आपको पता होगा कि 3 सीट जीत करके आए थे उपेंद्र कुशवाहा, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, और 6 सीट जीत करके आए थे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, और 22 सीटें जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे कहानी में यहां से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में जो यादव और लव कुश समीकरण का जो गठजोड़ था, उस गठजोड़ के जो टकराव था, उस टकराव को 2015 में एक कर दिया गया और यहां उनकी ताकत बढ़ गई। अब इस ताकत के साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हो चुके थे। वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद जो 2005 में एक दूसरे के धुर विरोधी थे, 2010 में और बड़े विरोधी बन गए, और उसके बाद 2015 में साथ आकर के नीतीश कुमार ने एक ट्विस्ट लाया, परिवर्तन लाया। ये नीतीश कुमार की राजनीति की, उनके चाणक्य नीति की एक तरीका थी, एक शैली थी, जिसमें उन्होंने अपने वोट बैंक को फिर से रिवाइव किया। अक्सर आप देखे होइएगा कि जब आपके पास कोई पुराना सोफा हो, उस पर नया कपड़ा चढ़ा दिया तो फिर से नया हो जाता है। उसी तरह से नीतीश कुमार भी राजनीति को बदलते रहे हैं। 2015 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लालू प्रसाद को और कांग्रेस को साथ लिया, तो वहीं 2019 में फिर से वो 17 में ही बाहर हो गए थे और लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने फिर से अपना पाला बदला, पासा बदला और अपना तरीका जो है वो चुनाव का बदल दिया। जिस तरह से वो सामने नजर आए, उन्होंने फिर से एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। 2020 में भी एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़ा, लेकिन तब भी उनका नहीं रहा। यहां फिर से एक बार नीतीश कुमार यादव वर्सेस लव कुश समीकरण को लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलती रही। वहीं कांग्रेस भी पीछे पीछे यादव समाज यानी कि एमवाई समीकरण के साथ नीतीश कुमार के साथ लड़ाई लेने के लिए लालू प्रसाद के साथ खड़ी नजर आई। इन सब के बाद वक्त आया, समय बदला। 2020 में एक नया राजनीतिक ट्विस्ट आया और यह ट्विस्ट था चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाना। यहां से बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया और यहां नीतीश कुमार कमजोर हुए। नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के साथ लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और दलित दोनों उनसे अलग थे और दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और यही वो कारण था जहां कहीं ना कहीं लव कुश और यादव की लड़ाई में चिराग, आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर, ये नए 3 छत्रप सामने नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में इनकी इंटरनल प्लानिंग जो है वो किस दिशा में जा रही है, ये बातें हम आपको बताने के लिए आए हैं। इस भूमिका का सबसे पहला सवाल और सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान कितना प्रभावित करेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है और 2024 के चुनाव में 100% उन्होंने सीट जीत करके 5 में से 5 सीट जीत करके, और इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से मजबूती के साथ अपने वोट बैंक को ट्रांसफर कराने में सफलता प्राप्त की है, उसकी चर्चा सब जगह हो रही है और ये आंकड़ा सबके पास है। अब इन पूरे कहानी को अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, जिन रिपोर्ट के आधार पर 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए यादव बनाओ लव कुश की लड़ाई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगुवा होंगे। यानी दूसरी तरफ तेजस्वी यादव होंगे जो कि यादव समाज से आते हैं और उनका वोट बैंक 14% से अधिक है। इस पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो नीतीश कुमार को भी लव कुश समीकरण पर कॉन्फिडेंस है। अब तो नीतीश कुमार के साथ वर्तमान में जो स्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, कुछ दिन पहले ही मुलाकात किया था। सम्राट चौधरी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, अगुआ हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका ट्यूनिंग भी अच्छा बनने लगा है। ये लड़ाई इस दिशा में जा रही है, लेकिन क्या इस दिशा में जाती हुई इस लड़ाई में चिराग पासवान का योगदान बराबर होगा?
चिराग पासवान जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल जो यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एनडीए में जिसका जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य दल है वो मिल करके लव कुश समीकरण को सपोर्ट करते हैं। ये भी वोट बैंक उसी के अनुपात में चला आता है। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान हो, आईपी गुप्ता हो या प्रशांत किशोर हो, उनकी भूमिका निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए प्रभावशाली हो सकती है। कैसे होगी ये हम आपको बताते हैं। तो इसमें चिराग पासवान की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो उस भूमिका में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2030 में वो बिहार के लिए आएंगे और ये उनका सेंटिमेंटली बिहार की जनता से कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन तो उनका पहले भी बना हुआ है। जब उनकी पार्टी अलग हुई तो उनको सिंपैथी भी मिला। आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले थे, लोगों ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। नतीजा 2021 में अकेले हो गए चिराग पासवान, एक बार फिर से बाउंस बैक किए। मैं कई बार बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जरूरत महसूस हुई उनको अपने लिए बुलाया, अपने लिए प्रचार करवाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान पर भरोसा था। 2014 में ही चिराग पासवान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नरेंद्र मोदी का बन गया था और यही कारण था कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि काफी स्पार्क है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा था, सर पे हाथ रख के कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें कई ऐसी बातें नजर आ रही हैं जिसमें आपने पोस्टर बैनर भी देखा होगा। और इस बीच में जब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का दोस्ती हुआ, गठजोड़ हुआ, दोनों एक मंच पे आए तो नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी और नीतीश कुमार ने फौरन चिराग पासवान को तलब किया। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार जो कि राजनीतिक रूप से सक्षम तो हैं लेकिन शारीरिक रूप से और वर्तमान जो परिस्थिति उनकी है उसमें वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप। सहारे की जरूरत है और उस सहारे के लिए उन्होंने पहले उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन चिराग पासवान को जब बुलाया तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दो धूर विरोधी नीतीश कुमार के एक मंच पे आ गए थे। यहां से नीतीश कुमार को डर लगने लगा था और उस डर को भले ही वो प्रकट नहीं किए लेकिन चिराग पासवान ने उस डर को निकाला और उन्हें साफ कहा कि वो उनके साथ हैं। एक दिन पहले उन्होंने मुलाकात से ये साफ कर दिया था कि हमारे नेता भी वही रहेंगे और आजला मुख्यमंत्री भी वही होंगे। अब ऐसी स्थिति में दलित मतदाताओं का वोट जिस तरह से संगठित रूप से चिराग पासवान ट्रांसफर कराते हैं, ये निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन अगर यही चिराग पासवान जिनके साथ कहा जा रहा है, हमारा तो ये मानना है कि उनके साथ सीट शेयरिंग का समझौता करने में कोई कोताही नहीं होगी। एक आध दो सीटों के 19-20 हो सकते हैं लेकिन जो डिमांड उनका है उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी भी आनाकानी नहीं करेगी और नीतीश कुमार तो करेंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर के भी जो चिराग पासवान जिस सीट पर उंगली रखेंगे एक आध बार समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो अगर कहें कि नहीं उंगली नहीं हटाएंगे तो वो सीट चिराग पासवान के नाम से अलॉट भी हो जाएगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों को पता है कि नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि यही मौका है बिहार में सत्ता स्थापित करने का और अपनी ताकत दिखाने का। जरूरत महसूस हुई, अगर बेहतर प्रदर्शन हो गया तो अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान को साथ रखना अब इनकी मजबूरी है। पहले नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार को साथ रखना है, अब एनडीए गठबंधन की सबसे ज्यादा अगर जरूरत और मजबूरी दोनों हो गए हैं तो चिराग पासवान हो गए। ऐसी स्थिति में अब हम दूसरे खेमे की तरफ बढ़ते हैं, आईपी गुप्ता की तरफ। आईपी गुप्ता वो शख्स हैं जो अपने जाति ताती तत्वा को लेकर के, उनके छीने गए आरक्षण को लेकर के 8 महीने तक लगातार आंदोलन करते रहे। इस 8 महीने के आंदोलन में उन्होंने हाको रथम पान है नाम का एक स्लोगन दिया और इस स्लोगन के साथ उनके समाज के लोगों ने बिना किसी शर्त आईपी गुप्ता के समर्पण, उनके कार्यशैली और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। नतीजा पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल 2025 को जो हुआ वो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड बना। गांधी मैदान में इतनी भीड़ नहीं जुटी थी। 2 दिन पहले एक रैली हुई थी प्रशांत किशोर की जो कि फ्लॉप रैली कही जा रही है।
हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से वो हिट है और प्रशांत किशोर के कई लोग हैं, उनके समर्थक होंगे, उनके करीबी होंगे, या उनको लगता होगा प्रशांत किशोर का बड़ाई करने से प्रशांत किशोर का फायदा हो जाएगा। हम तो यही जानते हैं कि निंदक नियरे राखिए वाली बात है। हम तो उसी परंपरा के पोषक भी हैं और हम सनातन वाले लोग हैं, तो हम तो यही जानते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन कई लोगों ने कहा कि वो हिट रैली थी, लेकिन खैर अगर वो हिट रैली थी तो फिर जो आईपी गुप्ता की रैली थी 2 दिन बाद, 11 के बाद 13 तारीख को, वो कैसी रैली थी? उस रैली में क्या हुआ? कई आंख के अंधे जिन लोगों ने टीन का चश्मा लगा रखा था, उनको वो रैली भी फ्लॉप नजर आई। प्रशांत किशोर की हिट रैली को आईपी गुप्ता के फ्लॉप रैली बताने वाले लोग पता नहीं किस चश्मे से देखना चाह रहे थे, ये मुझे नहीं पता है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गांधी मैदान में तो गजब का भीड़ है, क्योंकि उसी दिन अशोक चौधरी का भी एक कार्यक्रम चल रहा था, भीम संवाद, और वो बगल में ही था। उस संवाद में जाते समय, उस कार्यक्रम में जाते समय जब रोड पे भीड़ और गांधी मैदान का हुजूम देखा, तो उसी मंच से उन्होंने ये भी बात कहा कि गांधी मैदान में तो बहुत भीड़ जुटा हुआ है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आई और 13 तारीख इतिहास बन गया। और इस इतिहास में एक पार्टी भी जन्म ली, इंडियन इनकलाब पार्टी। ये पार्टी 20 लाख से ज्यादा वोटों, मैं कम से कम बता रहा हूं तो 20 लाख वोट अंडर एस्टिमेट करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में 80 लाख के आसपास इस जाति का, जाति तत्वा पान समाज के लोग जो हैं उनका संख्या है, जो कि 1 करोड़ के आसपास कहा जाता है। 20 लाख वोटर, और ये 20 लाख वोटर एनडीए गठबंधन के हुआ करते थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनको आरक्षण दिया था और नीतीश कुमार के शासन काल में ही इनका आरक्षण इनसे छीन लिया गया। देखिए, किसी को अगर नहीं देते हैं कुछ तो उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, लेकिन किसी को दे करके अगर कोई चीज आप छीन लीजिएगा तो बहुत तकलीफ होती है। और ये तकलीफ इतना ज्यादा मारक हो जाती है कि फिर आपके साथ वो किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है। तांती तत्वा समाज के लोग आईपी गुप्ता के एक इशारे पर जब गांधी मैदान में आ सकते हैं, अपना सत्तू, अपना गमछा लेकर के, 5 साल 6 महीने के बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक उस रैली में पहुंचे थे। हमने बहुत प्रयास किया कि हम और रैलियों की तरह खोज लें उसमें से कि कोई पैसा लेकर के आया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने, और जो लोग इस रैली को लेकर के कई तरह की बातें कह रहे थे, सगुफे करने की कोशिश कर रहे थे, किस कारण से कर रहे थे यह मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोग आईपी गुप्ता की रैली को फ्लॉप रैली बता रहे थे, उस रैली में से नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये बता दे कि हम पैसा लेकर के आए हैं। लोगों ने कहा कि हम पैसा दे करके आए हैं, हम अपने साधन से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं, और रोटी और सत्तू भी दिखलाया, रोटी और अचार भी दिखलाया। अब ऐसे आईपी गुप्ता की जो टीम है और उनके जो लोग हैं, वो आईपी गुप्ता के एक इशारे पर किसी को भी वोट देने या किसी को वोट नहीं देने, जीत और हार का फैसला करने वाले हैं। ये आईपी गुप्ता इस चुनाव को काफी प्रभावित करेंगे। यानी कि यादव और लौकुश का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, इस लड़ाई में एक बड़ी भूमिका और किंग मेकर की भूमिका में भी ये आ चुके हैं। आरक्षण कौन देगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आईपी गुप्ता की रैली आई, आपने देखा होगा कि इनके कार्यशैली को देख करके और इनके क्लस्टर वाइज जो रैली हुए थे उसमें भीड़ को देख करके बेचैनी सरकार के गठबंधन में हो गई। और एनडीए गठबंधन ने बार बार विधानसभा और विधान परिषद में इस समाज को आरक्षण देने का मुद्दा कई बार उठाया, जिसकी हमने आपको सूचना दी है। वही आईपी गुप्ता आज के डेट में आज भी गली गली घूम रहे हैं। अपने सारे धंधा काम को खत्म करके उन्होंने एक प्रण लिया है कि उनके समाज को आरक्षण दिलवाना है, और उसके लिए वो कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई दूसरा डिमांड नहीं है, एक सूत्री डिमांड है, और वो है उनका आरक्षण वापस करना। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रभावशाली और घातक हो सकते हैं आईपी गुप्ता आने वाले चुनाव में। और खास करके ये विशेष समुदाय जो है संगठित है, और एक इशारे पर, जैसे आपने सुना होगा कि यादव समाज एक इशारे पर लालू प्रसाद के कहीं भी वोट डालने के लिए तैयार था, वही हाल आज तांती तत्वा और पान समाज की है, जो आईपी गुप्ता के नेतृत्व में इंडियन इनकलाब पार्टी का एक छोटा बच्चा से लेकर के 100 साल का बुजुर्ग भी पार्टी का सदस्य बना है।
और सदस्य बनने के लिए क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें आप भारत लाइव पर देख सकते हैं, अन्य चैनलों पर देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी की मजबूरी हो गई है, उन लोगों की भी मजबूरी हो गई है जो आईपी गुप्ता को आंकते नहीं थे। आज आईपी गुप्ता के से एक बाइट लेने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। इसके अलावे जो नया ट्विस्ट है, जो परिवर्तन की बात हो रही है और रिजल्ट बदल सकता है, पलट देने की क्षमता रखते हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए ये थोड़ा अर्लियर एज होगा। प्रशांत किशोर ने 2 स्टेप बढ़ाया है और तीसरा उन्होंने अपने फैसले को बदला है। हम बार बार इस बात की आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से 17 तारीख को एक फैसला उन्होंने लिया, आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी का सदस्य बनाया, उनकी पार्टी का विलय कराया, उन्हें जिम्मेवारी देने की बात कही और आरसीपी सिंह ने जिम्मेवारी ली भी। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने अस्थाई अध्यक्ष अपनी पार्टी का दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को। यह भी उनका दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप जो उन्होंने लिया कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज से वो पार्टी के जो जिम्मेवारियां थी उससे मुक्त होकर के अब निकल रहे हैं, इन लोगों को जिम्मेवारी देकर के पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे आने वाले चुनाव में सरकार बनाई जाए उस दिशा में, उसके लिए वो निकल चुके हैं। लगभग 120 से 140 दिन का समय बचा हुआ है चुनाव में। उससे पहले 243 सीटों पे प्रशांत किशोर मूव करेंगे और उन्होंने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निकल भी गए हैं यात्रा पे। आपको याद होगा कि वो सारण से अपनी यात्रा की शुरुआत किए हैं। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में अपने आप को फिर से ला दिए हैं। उनको पता चल गया कि एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जनसुराज के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगे और उन्होंने वो रोल अपने लिए फिर से निर्धारित कर लिया। यानी सीधे तौर पे राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करेंगे और रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर। इसके लिए वो निकल चुके हैं और जनसुराज को लेकर के उन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की जो योजना बनाई है उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सी वोटर के सर्वे में प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 17.2% मतदाताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया था और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इस बात से दर्शाती जरूर है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब हम इन सब की तुलना तीनों की करना शुरू करते हैं तो उस तुलना में हमें जो निकल करके नटसेल में जो बात आती है उसमें सीधे तौर पे एनडीए की रणनीति में जो चिराग पासवान की भूमिका है कि अगर चिराग पासवान, आपने देखा होगा कि जब मंगलसूत्र, आपने देखा होगा मंगलसूत्र में वो धागा रहता है, चाहे वो सोने का हो या धागे का हो, जिस चीज का भी हो, वो मंगलसूत्र को अपने साथ जोड़ करके रखता है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि वो मंगलसूत्र ही नहीं हो तो उस धागे का महत्व क्या है। उसी तरह से आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की भूमिका है। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता की बात करें तो निश्चित रूप से आईपी गुप्ता एक बड़ा अंतर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। 20 लाख से ज्यादा वोट है और हार जीत का आंकड़ा आपको पता है कि 10 से 12 हजार का 2020 में रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की बात हमने पहले ही बता दिया है कि जिस रास्ते वो निकल पड़े हैं, अगर वो रणनीतिकार के रूप में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में रिजल्ट को परिवर्तन करने का उनका जो मादा है वो हो सकता है। अब तक उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और जितनी भी रणनीतियां उन्होंने बनाई है राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, उसमें अधिकांश में वो सफल ही रहे हैं। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई जो थी लौकुश बनाम यादव की, अब शिफ्ट होकर के अलग अलग खेमे में बट गई है। इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग भी हैं जो गैर यादव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों जो हैं 3 धुरियों पर हैं। अगर आईपी गुप्ता की बात करें तो अति पिछड़ा के सबसे मजबूत नेता के रूप में अभी सबसे दावेदार हैं, क्योंकि जब से वो दलित से एससी से निकल करके अति पिछड़ा में आए हैं सबसे मजबूत दावेदारी उनकी बनी है। उन्होंने प्रूफ भी किया है इस बात को। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो दलित समाज में सबसे बड़े वोट बैंक के कहा जाए तो ट्रांसफर करने वाले और उस सबसे बड़े वोट बैंक उनके पास है। और बात प्रशांत किशोर की करें तो इन्होंने जो समीकरण बनाया है उस समीकरण में लौकुश समीकरण को भी साध रहे हैं। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह जो कि कुशवाहा समाज से, माफ कीजिएगा, कुर्मी समाज से आते हैं, वहीं उन्होंने अभी अभी सुभाष कुशवाहा को
अपने संगठन का जिम्मेवारी दिया है, संगठन महामंत्री बनाया है, तो लौकुश समीकरण भी साधा है। अभी राजपूत समाज से लेकर के आए हैं वो उदय सिंह को, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और खुद वो ब्राह्मण समाज से हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज के नेता लंबी कतार लगा करके उनके साथ जुड़े हुए हैं। अति पिछड़ा का तो उन्होंने कई नेताओं को आपने देखा भी होगा कि अभी अभी आप अति पिछड़ा समाज के कई नेताओं को उनके साथ मंच पे आप देख रहे होंगे, जिसमें रामबली चंद्रवंशी भी नजर आते हैं, संतोष महतो को आपने देखा होगा जो उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा इस बात की तरफ करती है कि ये तीनों जो अपने अपने दिशा में निकल चुके हैं, इनका प्रभाव इस बार के बिहार के चुनाव में होना है, और ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट में अगर कोई बदलाव होगा तो इन तीनों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उन सवालों को जरूर पूछिएगा हमसे। कमेंट बॉक्स आप ही का है, पूरी स्वतंत्रता है आपको उसमें अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।